ऑर्डर नंबर 9 में टोटल रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 14 दिए गए हैं, जो कि पूरे के पूरे आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। अब तक सीपीसी में हम सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 32 तक के प्रोविजन डिस्कस कर चुके हैं और ऑर्डर नंबर 1 से लेकर ऑर्डर नंबर 8 तक कवर कर चुके हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी वीडियो लेक्चर की जरूरत है तो इस चीज के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सीपीसी की प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, उस पर क्लिक करके आप सीपीसी की वीडियोस देख सकते हैं सीरीज वाइज। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें अब ऑर्डर नंबर 9 की, तो इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि जो प्लेंटिफ है वो क्या करता है, बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लांट अंडर सेक्शन 26 ऑर्डर नंबर 4 ऑफ सीपीसी अपना सूट संस्थित करता है, इंस्टीट्यूट करता है। कहाँ पर? सेक्शन 15 से लेकर 20 तक बताया गया है कि कहाँ पर दायर करेगा, कौन सी कोर्ट में दायर करेगा। तो जिस भी कोर्ट के जुरिसडिक्शन में उसका मामला आता है वहां पर प्लेंटिफ अपना सूट क्या कर देता है, दायर कर देता है। अब प्लेंटिफ ने जैसे ही सूट दायर कर दिया बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लांट अंडर सेक्शन 26 एंड ऑर्डर नंबर 4 ऑफ सीपीसी, अब क्या होगा? अब सूट दायर होते ही, जिस दिन दायर हुआ उस दिन से लेकर 30 दिन के अंदर जो आपका डिफेंडेंट है जिसके अगेंस्ट सूट फाइल किया गया है उसको पता तो चलना चाहिए कि भाई मेरे अगेंस्ट सूट फाइल हुआ है। इस चीज की इन्फॉर्मेशन देने के लिए और उसको अपीयर होने के लिए, आंसर करने के लिए प्लेंटिफ के क्लेम का क्या किया जाएगा, उस तारीख से जिस तारीख को सूट इंस्टीट्यूट हुआ है न्यायालय में 30 दिन के अंदर सम्मन भेजे जाएंगे डिफेंडेंट को। अब सम्मन भेजे जाएंगे डिफेंडेंट को और ये चीज आपकी लिखी है सेक्शन 27 ऑफ सीपीसी में। अब किस तरीके से सम्मन भेजे जाएंगे डिफेंडेंट को, तरीका क्या होगा, ये हमने ऑर्डर नंबर 5 में डिस्कस किया था। अब यहाँ पर डिफेंडेंट को क्या मिल गया, सम्मन की तामील हो गई है। अब जैसे ही डिफेंडेंट को सम्मन मिला उस तारीख से विद इन 30 डेज क्या करेगा, डिफेंडेंट रिटर्न स्टेटमेंट प्लेंटिफ के प्लेंट के जवाब में फाइल करेगा, जिसमें वो प्लेंटिफ ने जो भी क्लेम किए हैं उसको या तो वो क्या करेगा, एडमिट करेगा, या फिर उनको वो डिनाई करेगा। और ये चीज वो अगर डिनाई कर रहा है तो उसका डिनाई स्पेसिफिक होना चाहिए। और दूसरी चीज ये भी है कि वो नए तथ्यों को भी उठा सकता है अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में। तो वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा 30 दिन के अंदर, जब उसको सम्मन मिला, जब उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई है उस तारीख से 30 दिन के अंदर वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा। लेकिन अगर वो ऐसा करने में फेल हो जाता है तो उसको फिर 90 दिन का समय दिया जाता है। तो यहाँ पर इतना आपको पता चला। अब जो सम्मन भेजा गया था ना डिफेंडेंट को, उसमें मतलब तारीख फिक्स की गई थी कि भाई इस तारीख को आप कोर्ट में अपीयर होंगे, प्लेंटिफ के क्लेम का आंसर करेंगे। तो इस चीज के लिए ही यहाँ पर ऑर्डर नंबर 9 में बताया गया है कि उस दिन अगर प्लेंटिफ या फिर डिफेंडेंट कोर्ट में अपीयर होते हैं तो क्या होगा, और अगर अपीयर नहीं होते हैं तो उसका क्या परिणाम होगा, क्या कंसिक्वेंस होगा उसका। तो यही बताया गया है ऑर्डर नंबर 9 में। इसमें सबसे पहला जो रूल नंबर 1 है, इसमें यह कहा गया है कि सम्मन में डिफेंडेंट के अपीयर होने के लिए एंड आंसर करने के लिए जो डेट फिक्स की गई थी, जो डेट फिक्स किया गया था, उस दिन जो पार्टीज हैं वो कोर्ट हाउस में अटेंडेंस में होंगी, उपस्थित होंगी, या तो खुद ही इन पर्सन या फिर अपने रेस्पेक्टिव लीडर्स के थ्रू। लाइक जैसे कि प्लेंटिफ है या तो वो खुद ही आएगा और जो डिफेंडेंट है वो भी खुद ही आएगा, या फिर ये लोग अपने लीडर के थ्रू क्या रहेंगे, कोर्ट हाउस में प्रेजेंट रहेंगे उस तारीख को जो कि सम्मन में फिक्स की गई थी, उस डे को जो कि सम्मन में फिक्स किया गया था डिफेंडेंट के अपीयर होने के लिए एंड आंसर करने के लिए। और फिर जो सूट है उसकी सुनवाई होगी। जब तक कि जो सूट की सुनवाई है वो क्या नहीं कर दी जाती है, एडजर्न नहीं कर दी जाती है फ्यूचर डे के लिए, जो कि कोर्ट के द्वारा फिक्स किया जाएगा। मतलब नेक्स्ट तारीख अगर कोर्ट दे देता है तब तो अलग चीज है। जो सूट की हेयरिंग है, ये डे जो फिक्स किया गया था, इसको अगर कोर्ट क्या कर देता है, एडजर्न कर देता है। एडजर्न करने के लिए जो प्रोविजन है वो सीपीसी में ऑर्डर नंबर 17 में दिए गए हैं। तो अगर कोर्ट एडजर्न कर देता है फ्यूचर डे के लिए तो तब सूट की हेयरिंग उस डे पर होगी जो कि फ्यूचर डे कोर्ट फिक्स करेगी। तो बस इतनी सी बात है रूल नंबर 1 में। जैसे कि रूल नंबर 1 में ये लिखा था कि भाई जिस दिन, जो दिन फिक्स किया गया है सम्मन में डिफेंडेंट के अपीयर होने के लिए, उस दिन जो पार्टी है वो या तो खुद ही या फिर अपने प्लीडर के थ्रू कोर्ट हाउस में प्रेजेंट होंगी, उपस्थित रहेंगी, अटेंडेंस में रहेंगी। अगर उस दिन, रूल नंबर 2 में ये कहा गया है, अगर उस दिन ये पाया जाता है कि भाई जो सम्मन है वो डिफेंडेंट को सर्ड ही नहीं हुआ, उसकी तामील सम्मन की तामील डिफेंडेंट को हुई नहीं है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि भाई सम्मन की सर्विस के लिए जो भी पोस्टल फीस चार्जेबल होती है या कोर्ट फी वगैरह लगती है वो प्लेंटिफ ने पे ही नहीं की थी, उसको पे करने में प्लेंटिफ फेल हो गया था। या फिर ये रीजन है कि भाई ऑर्डर नंबर 7 के रूल नंबर 9 के तहत
जैसे कि प्लेंटिफ से रिक्वायर किया गया है कि अगर क्या होता है, एक से ज्यादा डिफेंडेंट है तो हर एक डिफेंडेंट के लिए प्लेन पेपर पर प्लेंट की कॉपी देनी पड़ती है। तो वो ऐसा करने में क्या हो गया है, फेल हो गया है, यानी कि वो ऑर्डर नंबर 7 के रूल नंबर 9 का अनुसरण करने में फेल हो गया है। तो इन दोनों में से जो भी सिचुएशन की वजह से डिफेंडेंट को समन सर्व नहीं हुए हैं, तो इस सिचुएशन में जो कोर्ट है वो क्या कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है किस चीज का, कि भाई जो सूट है वो डिसमिस कर दिया जाए। और प्रोवाइजो में ये बात मेंशन है कि रूल नंबर 2 के तहत कोई भी सूट के डिसमिसल का ऑर्डर तब नहीं दिया जाएगा जब यहाँ पर जो प्लेंटिफ के बिहाफ में फेलियर उसने किया है, जो डिफॉल्ट किया है, उसके होने के बावजूद भी क्या होता है, जो डिफेंडेंट है वो कोर्ट हाउस में उस दिन जो कि उसके अपीयर और आंसर करने के लिए फिक्स किया गया था प्रेजेंट रहता है, या तो खुद ही या फिर अपने एजेंट के थ्रू, जब उसको उसके एजेंट के थ्रू अपीयर होने के लिए अलाउ किया गया होता है। तो इस सिचुएशन में अगर प्लेंटिफ से डिफॉल्ट भी हुआ है तो उसके होने के बावजूद भी कोई ऑर्डर रूल नंबर 2 के तहत नहीं दिया जाएगा, ये बात मेंशन है प्रोवाइजो में। ऑर्डर नंबर 9 से आपका मेंस में क्वेश्चन बन सकता है कि भाई अगर पार्टी कोर्ट में अपीयर नहीं होती है तो भाई जो कोर्ट है वो क्या ऑर्डर दे सकती है। तो इसके लिए अब हम डिस्कस करेंगे रूल 3, रूल 6 एंड रूल 8। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रूल नंबर 3 की, इसमें सिंपली ये कहा है कि भाई ना तो डिफेंडेंट ना ही प्लेंटिफ, इन दोनों में से कोई भी उस तारीख को अपीयर नहीं होता है जो कि फिक्स की गई है हियरिंग के लिए। तो तब जो कोर्ट है वो ऑर्डर दे सकती है किस चीज़ का, कि भाई जो सूट है वो डिसमिस कर दिया जाए। सूट के डिसमिसल का ऑर्डर कोर्ट दे सकती है रूल नंबर 3 के तहत, वो भी तब जब जिस दिन हियरिंग के लिए पार्टीज को बुलाया गया लेकिन कोई भी पार्टी ना तो प्लेंटिफ ना ही डिफेंडेंट कोर्ट में अपीयर होते हैं। तो इस सिचुएशन में कोर्ट ऑर्डर दे सकती है किस चीज का, कि भाई सूट डिसमिस कर दिया जाए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें रूल नंबर 4 की, तो इसमें यह कहा गया है कि अगर जो सूट है वो रूल नंबर 2 जो भी हमने डिस्कस किया है उसके तहत डिसमिस कर दिया जाता है या फिर रूल नंबर 3 के तहत डिसमिस कर दिया जाता है, तो प्लेंटिफ सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लिमिटेशन, भाई सूट फाइल करने की जितने भी उसके लिए लिमिटेशन पीरियड है उसके भीतर क्या कर सकता है, नया सूट न्यायालय में ला सकता है, फ्रेश सूट फाइल कर सकता है। और या फिर जो प्लेंटिफ है वो अप्लाई कर सकता है कि भाई ये जो डिसमिसल का ऑर्डर दिया है ना, आप प्लीज इसको क्या कर दीजिए, सेट असाइड कर दीजिए। और अगर जो आपका प्लेंटिफ है वो कोर्ट को सेटिस्फाई करता है, संतुष्टि दिलाता है इस चीज की कि भाई उसके पास सफिशिएंट कॉज थे, कुछ कारण थे ऐसे जिसकी वजह से वो रूल नंबर 2 के तहत जो फेलियर उसने किया है वो उससे हुआ है, या फिर रूल नंबर 3 के तहत जैसे कि वो अपीयर नहीं हुआ और सूट डिसमिस हो गया, तो उसके अपीयर ना होने के पीछे कुछ कारण था और वो सफिशिएंट कॉज कोर्ट को वो बता रहा है और कोर्ट को वो सेटिस्फाई कर रहा है कि भाई ये जो डिफॉल्ट उससे हुआ है यहाँ पर इसका सफिशिएंट कॉज है। तो तब इस सिचुएशन में जो कोर्ट है वो क्या करेगी, वो उसने जो ऑर्डर दिया है रूल नंबर 2 के तहत या फिर रूल नंबर 3 के तहत सूट के डिसमिसल का, उसको सेट असाइड करने का ऑर्डर दे देगी और सूट की प्रोसीडिंग के लिए डेट फिक्स कर देगी, या फिर ऐसे कह सकते हैं डे अपॉइंट कर देगी, भाई अब इस दिन आप आइएगा, अब इस दिन सूट की सुनवाई होगी। रूल नंबर 5 की अगर हम बात करें तो इसमें सिंपली ये कहा है कि भाई अगर डिफेंडेंट के लिए सम्मन इशू हुआ या फिर अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट है तो उनके लिए सम्मन इशू हुआ, तो जिस डिफेंडेंट के लिए सम्मन इशू हुआ उसको सर्ड ही नहीं हुआ, या फिर अगर बहुत सारे डिफेंडेंट है तो उन सभी के लिए सम्मन इशू हुआ है लेकिन उनमें से किसी डिफेंडेंट को सम्मन क्या नहीं हुआ है, सर्ड नहीं हुआ है, तो इन दोनों में से कोई सी भी अगर सिचुएशन है तो अब क्या होता है कि जो सम्मन है वो अनसर्ड लौट गया। तो जिस दिन सम्मन रिटर्न हुआ है अनसर्ड, बिना डिफेंडेंट को उसकी तामील हुए वो लौटा है न्यायालय, तो उस दिन से 7 दिन के अंदर अगर प्लेंटिफ जो है वो नए सम्मन को इशू करवाने के लिए अप्लाई करने में अगर फेल हो जाता है तो जो कोर्ट है वो क्या कर देगी, सूट को उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट क्या कर देगी, डिसमिस कर देगी जिसको सम्मन सर्ड नहीं हुआ, जिसको सम्मन सर्ड हुए बिना लौटा है कोर्ट में। लाइक जैसे कि मान लो A B C D ये आपके डिफेंडेंट है, खूब सारे डिफेंडेंट है, तो इन सब के लिए सम्मन इशू किया गया। अब A B को तो हो गया सर्ड, लेकिन जो C और D है इनको सम्मन सर्ड नहीं हुआ है, इनको बिना सर्ड हुए सम्मन कोर्ट में लौट गया है। तो अब इनके अगेंस्ट जो है कोर्ट क्या कर देगी,
सूट को डिसमिस कर देगी, वो भी तब अगर जिस दिन समन आंसर लौटा है उस दिन से 7 दिन के अंदर जो प्लेंटिफ है वो नए समन को इशू करवाने के लिए अप्लाई नहीं करता है। तो तब कोर्ट क्या कर देगी, इन डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट को डिसमिस कर देगी। और यहाँ पर सब रूल 2 में ये लिखा है कि अगर क्या कर रही है, कोर्ट डिसमिस कर दे रही है सूट को डिफेंडेंट के अगेंस्ट, उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट जिसको समन आंसर लौटा है, तो प्लेंटिफ क्या कर सकता है, लिमिटेशन लॉ में जितना टाइम पीरियड उसके सूट को दाखिल किए जाने के लिए प्रिस्क्राइब है उसके सब्जेक्ट में रहते हुए उससे पहले नया सूट कोर्ट में डाल सकता है। और यहाँ पर जैसे कि जो प्लेंटिफ है वो 7 दिन के अंदर, जब आपका समन आंसर लौटा है उस दिन से 7 दिन के अंदर नए सम्मन के लिए अप्लाई करने में फेल हो गया है और तब उस वजह से जो आपका कोर्ट है उसने ऑर्डर दे दिया है सूट को डिसमिस करने का। लेकिन अगर ऐसा होता है कि जो प्लेंटिफ है वो विद इन दिस सेट पीरियड कोर्ट को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, क्या चीज, कि भाई मैंने डिफेंडेंट के घर को खोजने की हर एक कोशिश की लेकिन मुझे उसका रेजिडेंस नहीं मिला, तो इस वजह से उसको सम्मन सर्व नहीं हो पाया है। या फिर दूसरा कारण ये बता सकती है कोर्ट को कि भाई जो डिफेंडेंट है वो खुद ही क्या कर रहा है, सम्मन की जो सर्विस है उसको अवॉइड कर रहा है। या फिर प्लेंटिफ कोर्ट को ये सेटिस्फाई कर सकता है कि भाई उसके पास सफिशिएंट कॉज है, कुछ कारण है ऐसे जो सफिशिएंट है अपने आप में ही, जिनकी वजह से वो चाहता है कोर्ट से कि भाई कोर्ट जो है वो सम्मन इशू कराने के लिए जो एप्लीकेशन डाला जाता है उसके लिए टाइम एक्सटेंड कर दे। तो इन तीनों में से जो भी चीज कोर्ट को प्लेंटिफ क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो अब कोर्ट क्या कर सकेगी, कोर्ट सम्मन की एप्लीकेशन डाले जाने के लिए उतने पीरियड के लिए टाइम एक्सटेंड कर सकेगी जितना कोर्ट को सही लगता है। रूल नंबर 6 में लिखा है कि भाई अगर सिर्फ प्लेंटिफ अपीयर होता है तो तब क्या होगा। यहाँ पर कुछ सिचुएशन बताई गई हैं कि अगर जो सम्मन है ये प्रूव हो जाता है कि डिफेंडेंट को सर्ड हो गए थे, ड्यूली सर्ड हो गए थे, तरीके से सर्ड हो गए थे, तब भी जो डिफेंडेंट है वो अपीयर नहीं हुआ जिस दिन सुनवाई होनी थी, तो तब जो कोर्ट है वो क्या कर सकती है, वो ऑर्डर दे सकती है कि भाई सूट की जो सुनवाई है वो अब एक्स पार्टे होगी। दूसरी सिचुएशन है रूल नंबर 6 के तहत कि अगर जो सम्मन है वो ड्यूली सर्ड ही नहीं होता है, तो इस सिचुएशन में जो कोर्ट है अगर ये प्रूव हो जाता है कि सम्मन ड्यूली सर्ड नहीं हुआ है तो कोर्ट क्या डायरेक्ट करेगी, यहाँ पर मैंडेटरी है कोर्ट के लिए डायरेक्ट करना कि सेकंड सम्मन इशू किया जाए और डिफेंडेंट को सर्ड किया जाए, उसकी तामील डिफेंडेंट को की जाए। थर्ड सिचुएशन ये बताई है कि भाई सम्मन सर्ड तो हुआ है डिफेंडेंट को लेकिन टाइम से नहीं हुआ है, मतलब कि जिस टाइम सम्मन सर्ड हुआ डिफेंडेंट को उसको उतना टाइम ही नहीं मिल पाया कि वो उस दिन अपीयर हो सके या फिर आंसर कर सके जो कि सम्मन में फिक्स किया गया है। सफिशिएंट टाइम ही नहीं मिला डिफेंडेंट को क्योंकि जो डिफेंडेंट को सम्मन सर्ड हुआ है वो सही समय पर नहीं हो पाया है। तो इस सिचुएशन में जो कोर्ट है वो क्या करेगी, वो जो हियरिंग है उसको फ्यूचर डे के लिए जो कि कोर्ट फिक्स करेगी वो दिन, उस दिन के लिए पोस्टपोन कर देगी और डायरेक्शन देगी कि भाई इस दिन का नोटिस डिफेंडेंट को दिया जाए। और साथ ही यहाँ पर सब रूल 2 में रूल नंबर 6 के ये लिखा है कि भाई अगर जो सम्मन है वो ड्यूली सर्ड नहीं हुआ था डिफेंडेंट को या फिर टाइम से सर्ड नहीं हुआ था और इसके पीछे प्लेंटिफ की गलती है, इसके पीछे वादी की गलती है, तो इस सिचुएशन में जो कोर्ट है वो ऑर्डर देगी कि भाई पोस्टपोन करने में हमें जो भी खर्चा आया है वो आप पे करो, यानी कि जो हियरिंग की डेट थी उसको आगे क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। तो उस चीज में जो भी खर्चा आया है वो प्लेंटिफ से लेने के लिए प्लेंटिफ को ऑर्डर देगी कोर्ट कि भाई ये खर्चा आप दो। अब अगर हम बात करें रूल नंबर 7 की, तो इससे पहले आपको रूल नंबर 6 जैसे कि हमने पढ़ाया है, हमने इसमें आपको बताया है कि सूट की हियरिंग जब होनी है, सम्मन में फिक्स किया गया है डेट कि भाई इस दिन जो डिफेंडेंट है वो आएगा, आंसर करेगा प्लेंटिफ के क्लेम का, तो भाई उस दिन जो है सिर्फ और सिर्फ प्लेंटिफ अपीयर होता है, डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता है। और ये प्रूव हो जाता है कि भाई जो सम्मन है वो डिफेंडेंट को ड्यूली सर्ड हो गया था। तो इस सिचुएशन में रूल नंबर 6 में ये प्रावधान था कि भाई जो कोर्ट है वो ऑर्डर दे देगी कि भाई जो सूट की हियरिंग है वो अब होगी एक्स पार्टे। तो अब रूल नंबर 7 में सीधा सीधा ये लिखा है कि भाई सूट की हियरिंग जैसे कि एक्स पार्टे होनी है तो उससे पहले या फिर जब एक्स पार्टे हियरिंग हो रही है तब जो आपका डिफेंडेंट है अगर वो कोर्ट में अपीयर होता है और कोर्ट को कोई अच्छा कारण बताता है कि भाई इस वजह से वो नहीं आया था, जो डे फिक्स किया गया था डिफेंडेंट के अपीयर होने के लिए और प्लेंटिफ के क्लेम का आंसर करने के लिए कि भाई उस दिन वो क्यों नहीं आया,
इसका अगर वो कोई अच्छा कारण बताता है तो तब उसको सुना जाएगा इस तरीके से कि जैसे कि मान लो वो उस ही दिन अपीयर हुआ है जो कि संबंध में उसकी अपीयरेंस के लिए फिक्स किया गया था, और ऐसा कोर्ट उन टर्म्स एंड कंडीशंस पर करेगी जो कि कोर्ट डायरेक्ट करेगी। और अगर वो डिफेंडेंट से कॉस्ट वगैरह लेना चाहती है तो वो भी वो ले सकती है। फिर उसके बाद आपका जो डिफेंडेंट है उसको उस तरीके से सुना जाएगा जैसे कि भाई मान लो कि वो उसी दिन अपीयर हुआ है जो कि उसकी अपीयरेंस के लिए फिक्स किया गया था। अब यहाँ पर एक केस था ममिता थाटी वर्सेस नैपुरा प्रधान 2014 का। इस केस में ये बात हेल्ड हुई थी कि भाई ऑर्डर नंबर 9 के रूल नंबर 7 के तहत अगर जो डिफेंडेंट है वो क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, बता रहा है गुड कॉज वगैरह कि भाई मैं क्यों नहीं अपीयर हुआ था इस चीज का, तो भाई ये चीज मेंटेनेबल नहीं है। कब? अगर जो एविडेंस वगैरह हैं वो क्लोज हो गए हैं, क्लोजर हो गया एविडेंस का, और जो आपका केस है वो जजमेंट के लिए पोस्ट किया जा चुका है, तो तब ये चीज मेंटेनेबल नहीं होगी। तो जैसे कि हमने रूल नंबर 6 में आपको बताया था कि डिफेंडेंट को जो समन भेजा गया था उसमें जो डे फिक्स किया गया था कि भाई इस दिन डिफेंडेंट आएगा, अपीयर होगा, आंसर करेगा प्लेंटिफ के क्लेम का, उस दिन अगर सिर्फ और सिर्फ प्लेंटिफ अपीयर होता है तो तब क्या होगा, कोर्ट क्या ऑर्डर देगी, ये हमने रूल नंबर 6 में डिस्कस कर लिया है। अब अगर हम बात करें कि भाई अगर उस दिन सिर्फ और सिर्फ डिफेंडेंट अपीयर होता है, प्लेंटिफ अपीयर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रतिवादी अपीयर होता है, वादी अपीयर नहीं होता है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगी? सूट को डिसमिस कर देगी जब तक कि डिफेंडेंट क्या ना कर ले, जो प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट में क्लेम किए थे उनको या तो पूरा का पूरा या फिर इन पार्ट एडमिट ना कर ले। अगर एडमिट करता है तो उस एडमिशन के आधार पर कोर्ट उसके अगेंस्ट क्या करेगी? डिफेंडेंट के अगेंस्ट डिक्री पास कर देगी। अगर मान लो प्लेंटिफ ने जो क्लेम किया था उसका कुछ पार्ट ही डिफेंडेंट क्या कर रहा है? एडमिट कर रहा है, तो जो बचा हुआ पार्ट है उसके क्लेम का सूट में, उसके आधार पर उतना सूट आपका जो होगा वो डिसमिस कर दिया जाएगा। रूल नंबर 8 के तहत उतने सूट का क्लेम जितना कि एडमिट डिफेंडेंट ने नहीं किया है, अगर वो आया है, कुछ पार्ट उसने एडमिट कर लिया है, कुछ पार्ट उसने एडमिट नहीं किया है, तो सूट में जो प्लेंटिफ ने क्लेम किया था उस क्लेम का जितना पार्ट एडमिट नहीं किया है डिफेंडेंट ने, उतने पार्ट के आधार पर सूट को जो कोर्ट है वो क्या कर देगी? डिसमिस कर देगी। तो ये कहा गया है रूल नंबर 8 में। रूल नंबर 8 के तहत आपने ये चीज ध्यान रखना है कि भाई ये केस था राजा देवी बख्श वर्सेस हबीब शाह 1913 का। इस केस में प्रिवी काउंसिल ने ये बात हेल्ड की थी कि भाई कोई भी कोर्ट रूल नंबर 8 के तहत सूट के डिसमिसल का ऑर्डर तब नहीं देगी अगर प्लेंटिफ के अपीयर ना होने के पीछे का कारण ये था कि भाई वो मर गया था। क्योंकि भाई वो मर गया था तो अब क्या उसकी आत्मा कोर्ट में आती? तो भाई अगर प्लेंटिफ मर गया है तो इस सिचुएशन में रूल नंबर 8 के तहत सूट के डिसमिसल का ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि रूल नंबर 8 डिफॉल्टर के ऊपर अप्लाई होता है, ना कि एक डेड मैन के ऊपर, एक मृतक व्यक्ति के ऊपर। अब यहाँ पर रूल नंबर 9 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर रूल नंबर 8 के तहत जो सूट है वो या तो पूरा का पूरा ही या फिर इन पार्ट क्या हो जाता है? डिसमिस कर दिया जाता है, तो तब प्लेंटिफ को प्रिक्लूड कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा कि भाई वो सेम कॉज ऑफ एक्शन के संबंध में फ्रेश सूट न्यायालय में नहीं ला सकता है, नया सूट दायर नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर आपका रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल जो कि सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी में दिया गया है वो अप्लाई होता है। और यहाँ पर सेक्शन 12 जो है आपका सीपीसी का वो क्या कहता है? सेक्शन 12 ये कहता है कि अगर प्लेंटिफ को प्रिक्लूड किया गया है बाय रूल्स फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फर्दर सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन, he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court to which this code applies। तो रूल 12 में जिन रूल्स की बात की गई है, जिन रूल्स के तहत प्लेंटिफ को रोका गया है क्या करने से? नया सूट लाने से किसी पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन के संबंध में, तो उन रूल्स के अंदर आपका ऑर्डर नंबर 9 का रूल नंबर 9 भी इंक्लूडेड है। तो क्या कहता है ऑर्डर नंबर 9 का रूल नंबर 9 कि भाई अगर ऑर्डर नंबर 9 के रूल नंबर 8 के तहत सूट को पूरा का पूरा या फिर पार्टली कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया जाता है? डिसमिस कर दिया जाता है, तो प्लेंटिफ को सेम कॉज ऑफ एक्शन के संबंध में नया सूट लाने नहीं दिया जाएगा। इस चीज के ऊपर रोक लगाई गई है। लेकिन वो क्या कर सकता है? प्लेंटिफ अप्लाई कर सकता है कोर्ट में कि भाई जो आपने डिसमिसल का ऑर्डर दिया है उसको सेट असाइड कर दो। और अगर वो सेटिस्फाई करता है कोर्ट को कि भाई सफिशिएंट कॉज थे उसके पास किस चीज के कि भाई वो क्यों अपीयर नहीं हुआ था, जब उसको सूट की हेयरिंग जब हो रही थी तब बुलाया गया था वो क्यों नहीं आया था,
इस चीज का उसके पास सफिशिएंट कॉज है, और वो सफिशिएंट कॉज क्या करता है, वो कोर्ट को बताता है और वो कोर्ट से कहता है कि भाई जो आपने डिसमिसल का ऑर्डर दिया है उसको सेट असाइड कर दीजिए, सूट को रिस्टोर कर दीजिए। तो तब कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट ऑर्डर देगी कि भाई जो उसने सूट के डिसमिसल का ऑर्डर दिया था वो सेट असाइड वो कर रही है, उसको सेट असाइड करने का ऑर्डर कोर्ट देगी उन टर्म्स पर और उस कॉस्ट वगैरह को लेकर जो कि कोर्ट को सही लगता है। और फिर कोर्ट एक नया दिन अपॉइंट कर देगी सूट की प्रोसीडिंग के लिए। और यहाँ पर रूल नंबर 9 के सब रूल 2 में ये लिखा है कि भाई रूल नंबर 9 के तहत कोई भी ऑर्डर तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि इस चीज का नोटिस कि भाई प्लेंटिफ ने जो हमने डिसमिसल का ऑर्डर दिया था रूल नंबर 8 के तहत उसको सेटिस्फाइड करवाने के लिए प्लेंटिफ ने अप्लाई किया है, इस चीज का नोटिस जब तक अपोजिट पार्टी को सर्व नहीं कर दिया जाता है तब तक रूल नंबर 9 के तहत कोई ऑर्डर कोर्ट नहीं देगी। ये बात लिखी है सब रूल 2 में। तो अब तक हमने आपको बताया कि भाई अगर ना तो प्लेंटिफ और ना ही डिफेंडेंट अगर कोर्ट में अपीयर नहीं होते हैं तो तब इस सिचुएशन में कोर्ट क्या ऑर्डर देगी, ये हमने आपको बताया रूल नंबर 3 के तहत। दूसरी चीज हमने आपको बताई कि अगर सिर्फ और सिर्फ प्लेंटिफ आता है और डिफेंडेंट नहीं आता है तो इस सिचुएशन में कोर्ट क्या ऑर्डर देगी, ये हमने आपको बताया रूल नंबर 6 के तहत। फिर इसके बाद हमने आपको बताया कि अगर सिर्फ डिफेंडेंट अपीयर होता है, प्लेंटिफ अपीयर नहीं होता है, तो इस सिचुएशन में कोर्ट क्या ऑर्डर देगी, ये हमने रूल नंबर 8 में डिस्कस कर लिया। और साथ ही हमने ये भी बताया कि अगर प्लेंटिफ से डिफॉल्ट होता है तो इस सिचुएशन में प्लेंटिफ को क्या क्या रेमेडी मिलेगी, ये हमने रूल नंबर 4 में डिस्कस किया। फिर इसके बाद हमने रूल नंबर 7 में आपको बताया कि अगर डिफेंडेंट से डिफॉल्ट होता है, डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता है, तो इस सिचुएशन में डिफेंडेंट के लिए क्या रेमेडी है। और रूल नंबर 9 में भी हमने कुछ रेमेडी बताई जो कि रेमेडी आपकी प्लेंटिफ के लिए अवेलेबल है। तो अब तक का हमने जो भी आपको पढ़ाया उसका छोटा सा ओवरव्यू अब हमने आपको दे दिया है। अब अगर हम आगे के रूल्स की बात करें, अब तक तो हमने आपको सिर्फ यही बताया कि अगर प्लेंटिफ या फिर डिफेंडेंट ये दोनों में से अगर कोई एक अपीयर होता है या फिर अपीयर नहीं होता है तो क्या परिणाम होगा, या फिर ये दोनों अगर अपीयर होते हैं या फिर ये दोनों अपीयर नहीं होते हैं तो क्या परिणाम होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर एक से ज्यादा प्लेंटिफ है और उनमें से कोई अपीयर होता है, कोई अपीयर नहीं होता है, तब क्या होगा। और अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट है और उनमें से कोई अपीयर होता है या फिर उनमें से कोई अपीयर नहीं होता है तो तब क्या होगा। तो यहाँ पर रूल नंबर 10 की अगर हम बात करें तो इसमें सिंपली यह कहा गया है कि अगर एक से ज्यादा प्लेंटिफ हैं और उनमें से एक या फिर ज्यादा क्या होते हैं, कोर्ट में अपीयर होते हैं, और जो बाकी हैं वो अपीयर नहीं होते हैं, तो कोर्ट जो प्लेंटिफ अपीयर हुआ है या फिर जो प्लेंटिफ अपीयर हुए हैं उनके इंस्टांस पर क्या कर सकेगा, जो सूट की प्रोसीडिंग है उसको उसी वे में परमिट कर सकेगा कि भाई जैसे कि सारे के सारे प्लेंटिफ अपीयर हुए हैं, या फिर ऐसा ऑर्डर देगा जो कि कोर्ट को सही लगता है। और रूल नंबर 11 में ये कहा गया है कि भाई अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट है और उनमें से एक या फिर ज्यादा क्या होते हैं, अपीयर होते हैं, और जो बाकी हैं वो अपीयर नहीं होते हैं, तो जो सूट है वो प्रोसीड करेगा और जो कोर्ट है वो क्या करेगी, एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसिंग जजमेंट, जब वो जजमेंट प्रोनाउंस कर रही है वो ऐसा ऑर्डर देगी जो कि उसको जो डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता है उसके संबंध में सही लगता है ऑर्डर देना, वैसा ऑर्डर कोर्ट देगी। अब अगर हम बात करें रूल नंबर 12 की, तो इसमें सिंपली यह कहा गया है कि वेयर अ प्लेंटिफ, अभी हम ये वाला पार्ट नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर प्लेंटिफ को क्या किया गया, बुलाया गया था, ऑर्डर दिया गया था कि भाई वो इन पर्सन कोर्ट में आएगा, अपीयर होगा, बट वो अपीयर नहीं होता है और अपने अपीयर ना होने का वो कोई सफिशिएंट कॉज भी शो नहीं करता है टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट, जिससे कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए। मतलब लाइक जैसे कि मेरी ट्रेन लेट हो गई थी या फिर मेरे घर में किसी की डेथ हो गई थी, इस वजह से मैं नहीं आ पाया, तो मतलब कोई सफिशिएंट कॉज वो कोर्ट को नहीं देता है जिससे कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए। तो उस सिचुएशन में जो प्लेंटिफ होगा वो उन प्रोविजन के सब्जेक्ट में होगा जो कि भाई उसके अपीयर ना होने के ऊपर क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं, उन रूल के वो सब्जेक्ट में होगा। यानी कि जो प्लेंटिफ है उसका सूट क्या कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा, जैसा कि हम अभी पिछले रूल्स में डिस्कस कर चुके हैं, वो प्लेंटिफ के ऊपर अप्लाई होंगे। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर डिफेंडेंट की बात करें, डिफेंडेंट को ऑर्डर किया गया था कि भाई वो अपीयर हो इन पर्सन, बट वो अपीयर नहीं होता इन पर्सन और ना ही वो इस चीज का टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट सफिशिएंट कॉज शो करता है, तो तब वो भी उन प्रोविजन के सब्जेक्ट में होगा, अधीन होगा, जो कि उसके ना अपीयर होने के ऊपर अप्लाई होते हैं। यानी कि भाई जैसे कि कोर्ट क्या ऑर्डर देती है जब डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता है, कोर्ट ऑर्डर देती है सूट की हियरिंग एक्स पार्टी किए जाने का, तो वही ऑर्डर कोर्ट देगी, वही रूल अप्लाई होगा जो रूल आपका डिफेंडेंट के अपीयर ना होने पर
अप्लाई होता है। तो बस इतनी सी बात आपकी रूल नंबर 12 में कही गई है। अब जैसा कि डिफेंडेंट अपीयर नहीं हुआ था, कोर्ट ने एक्स पार्टी हियरिंग किए जाने का डिसीजन दे दिया था। अब एक्स पार्टी डिक्री आ जाती है। अब उस डिक्री के अगेंस्ट डिफेंडेंट को क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर अब हम उनका डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली रेमेडी तो आपकी ऑर्डर नंबर 9 में रूल नंबर 13 में दी गई है कि भाई जो आपका डिफेंडेंट है वो उसी कोर्ट से अप्लाई करेगा जिसने कि क्या कर दिया, एक्स पार्टी डिग्री दिया है कि भाई आप इसको सेट असाइड कर दो। ठीक है, ये आपका रूल नंबर 13 के तहत ऑर्डर नंबर 9 के किया जाएगा। और ये जो एप्लीकेशन है डिफेंडेंट के द्वारा की जा रही है, ये आपकी जिस दिन डिक्री आई थी उस दिन से लेकर 30 दिन के बीच में की गई होनी चाहिए, क्योंकि ये लिमिटेशन पीरियड आपका आर्टिकल 123 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 में प्रोवाइडेड है। दूसरी रेमेडी डिफेंडेंट को अवेलेबल है कि वो क्या कर सकता है, वो एक्स पार्टी डिग्री जो आई है उसकी वो अपील कर सकता है अंडर सेक्शन 96 सब सेक्शन 2 ऑफ सीपीसी। तीसरी रेमेडी है कि जो एग्रीव पार्टी है वो क्या कर सकता है, वो फाइल कर सकता है रिव्यू करवाने के लिए एप्लीकेशन, वो भी तब जब वो ऑर्डर नंबर 47 के रूल नंबर 1 में जो कंडीशन दी गई है उनको वो सेटिस्फाई करता हो। तो ये तीसरी रेमेडी हो गई। चौथी रेमेडी है कि जो आपका डिफेंडेंट है वो एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड करवाने के लिए सूट नहीं डाल सकता है। पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि भाई वो सूट नहीं लेकर आ सकता है। ठीक है, फ्रेश सूट नहीं लेकर आ सकता है कि भाई एक्स पार्टी डिग्री आप क्या कर दो, सेट असाइड कर दो। इस चीज के लिए वो नया सूट नहीं ला सकता है। लेकिन अगर एक्स पार्टी डिग्री जो है वो प्लेंटिफ के द्वारा फ्रॉड से ऑब्टेन की गई थी, तो इस सिचुएशन में जो डिफेंडेंट है उसको ये रेमेडी है कि वो एक रेगुलर सूट फाइल करके क्या करवा सकता है, उस डिग्री को सेट असाइड करवा सकता है। तो ये 4 रेमेडी आपकी डिफेंडेंट को अवेलेबल है अगेंस्ट दी एक्स पार्टी डिग्री। अब अगर हम बात करें ऑर्डर नंबर 9 के रूल नंबर 13 की कि ये क्या कहता है, तो रूल नंबर 13 में ये कहा गया है कि भाई अगर ऐसा होता है कि जो डिफेंडेंट है उसके अगेंस्ट एक्स पार्टी डिग्री पास हो गई, तो वो क्या कर सकता है, वो उसी कोर्ट में अप्लाई कर सकता है जिस कोर्ट ने डिग्री पास की है कि भाई ये जो आपने ऑर्डर दिया है एक्स पार्टी डिग्री का, इसको सेट असाइड कर दो। और वो अगर कोर्ट को सेटिस्फाई कर दे कि भाई उसको तो सम्मन ही सर्व नहीं हुआ था, तो वो कैसे उस दिन आता जिस दिन आपने उसको बुलाया था हियरिंग के लिए, या फिर उसके पास कोई सफिशिएंट कॉज है जिसकी वजह से वो कोर्ट में उस दिन नहीं आ पाया जिस दिन हियरिंग थी, तो तब इस सिचुएशन में जो कोर्ट है वो क्या ऑर्डर देगी, वो ऑर्डर देगी कि भाई जो डिफेंडेंट के अगेंस्ट डिग्री आई है उसको सेट असाइड कर दिया जाए, और वो भी उन टर्म्स एंड कंडीशन पर, और वो पेमेंट्स वगैरह लेकर जो कि कोर्ट को सही लगता है। अब यहाँ पर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन रखी जाएंगी और जो भी कॉस्ट वगैरह ली जाएगी डिफेंडेंट से, वो भाई रीजनेबल होनी चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। और फिर कोर्ट अपॉइंट करेगी एक डे फॉर प्रोसीडिंग विद द सूट की प्रोसीडिंग के लिए। प्रोवाइजो में ये बात लिखी है कि भाई अगर डिक्री का नेचर ऐसा है कि वो उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट क्या नहीं हो सकती है, सेट असाइड नहीं हो सकती है अकेले, सिर्फ और सिर्फ उसी डिफेंडेंट के अगेंस्ट, तो तब उसको सभी डिफेंडेंट के अगेंस्ट या फिर जो भी डिफेंडेंट है उनके अगेंस्ट क्या कर दिया जाएगा, सेट असाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रोवाइजो में ये बात लिखी है कि भाई अगर कोर्ट को ये सेटिस्फाई हो जाता है कि भाई डिफेंडेंट को सूट की हियरिंग की डेट का नोटिस था और उसके पास सफिशिएंट टाइम था प्लेंटिफ के क्लेम का आंसर करने के लिए एंड अपीयर होने के लिए, तो इस सिचुएशन में कोई भी कोर्ट इस आधार पर एक्स पार्टी डिग्री को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ इस आधार पर कि भाई समन की जो सर्विस है उसमें इरेगुलरिटी हुई है। क्योंकि भाई जब डिफेंडेंट को उस डेट का नोटिस था जो कि हियरिंग की रखी गई थी और उसके पास सफिशिएंट टाइम था प्लेंटिफ के क्लेम का आंसर करने के लिए एंड अपीयर होने के लिए, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाई समन की सर्विस होने में कोई इरेगुलरिटी हुई थी। इस आधार पर कोई भी कोर्ट क्या नहीं करेगी, अगर एक्स पार्टी डिग्री डिफेंडेंट के अगेंस्ट पास हो गई है उसको सेट असाइड नहीं करेगी। ये मेंशन है इस प्रोवाइजो में। रूल नंबर 14 लास्ट रूल है ऑर्डर नंबर 9 का। इसमें सीधा सीधा ये कहा गया है जैसे कि डिफेंडेंट आपका रूल नंबर 13 के तहत क्या कर रहा है, एप्लीकेशन डाल रहा है फॉर सेटिंग असाइड डिग्री जो कि एक्स पार्टी डिग्री है और उसके अगेंस्ट पास हो गई है, उसको सेट असाइड करने के लिए अप्लाई कर रहा है, एप्लीकेशन डाल रहा है डिफेंडेंट। तो अब एप्लीकेशन उसने डाल दी है, तो अब जो आपका कोर्ट है वो तब तक रूल नंबर 13 के तहत क्या नहीं करेगी, डिग्री को सेटिस्फाइड नहीं करेगी, एक्स पार्टी डिग्री को सेटिस्फाइड नहीं करेगी जब तक कि वो डिफेंडेंट की इस एप्लीकेशन का नोटिस अपोजिट पार्टी को सर्व ना कर दे, यानी कि जो प्लेंटिफ है उसको इस बात का नोटिस ना दे दे कि भाई डिफेंडेंट ने एक्स पार्टी डिग्री जो उसके अगेंस्ट आई थी उसको सेटिस्फाइड करवाने के लिए क्या किया है, एप्लीकेशन डाला है। ये नोटिस
आपका अपोजिट पार्टी को जाएगा। उसके बाद ही जो कोर्ट है वो क्या कर सकती है, एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड कर सकती है। उससे पहले नहीं करेगी, विदाउट गिविंग द नोटिस टू द अपोजिट पार्टी वो ऐसा नहीं कर सकती है। ये बात आपकी रूल नंबर 14 में मेंशन है। और ये आपको ध्यान रखना है कि रूल नंबर 14 के जो प्रोविजन है मैंडेटरी है, इम्पेरेटिव है कि भाई कोई भी एक्स पार्टी डिग्री सेट असाइड नहीं की जाएगी विदाउट गिविंग द नोटिस टू द अपोजिट पार्टी, क्योंकि भाई अपोजिट पार्टी को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सुनवाई की। यानी कि जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल है उनका क्या होना चाहिए, पालन होना चाहिए, ऑडी अल्टरम पार्टेम, ठीक है, कि भाई दूसरे पक्ष को भी सुनो। ये चीज यहाँ पर अप्लाई होती है, नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल पूरी तरीके से यहाँ पर फॉलो किया जाना जरूरी है। तो ये था आपका लास्ट रूल। आई होप आज के वीडियो में आपको काफी सारी चीजें ऑर्डर नंबर 9 की क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्डर नंबर 10 डिस्कस करेंगे। सीपीसी की जितनी भी वीडियो मैंने बनाई, अगर सारी वीडियो आपको चाहिए तो वो सारी की सारी एक लिस्ट में मिलेंगी, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार आप जरूर चेक कर लेना। तो आज की वीडियो के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करना, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ ही आपको बता दूं कि जो सीपीसी के वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम उसकी जो ई बुक है, हमारी वीडियोस लेक्चर की जो ई बुक है वो हम तैयार कर रहे हैं साथ साथ में ही। तो लगभग नवंबर तक वो तैयार हो जाएगी। अगर आपको वो खरीदनी है तो उसका प्राइस 100 रुपीज़ रहने वाला है। आप उसको खरीदने के लिए हमारे ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और आईपीसी के जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं हमारे, उसकी भी ई बुक अवेलेबल है। उसको खरीदना है आपने तो उसके लिए भी आप हमें मेल कर सकते हैं। और हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके जो हमारे लेक्चर है सेक्शन 17 से लेकर सेक्शन 167 तक के, उसका भी ई बुक अवेलेबल है। ई बुक मतलब पीडीएफ नोट्स, ठीक है, वो अवेलेबल है। अगर आपको खरीदने हैं तो हमारे ईमेल एड्रेस पर हमें आप मेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।